हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा से। एक्सरे बीम्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जनरली हैव अ वाइड रेंज ऑफ फोटॉन एनर्जीज। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम लोग एक वाइड रेंज ऑफ फोटॉन एनर्जीज को यूज करते हैं। A graph of X-ray tube output showing the number of photons at each X-ray energy is called an X-ray spectrum. एक ग्राफ एक्सरे ट्यूब आउटपुट का दिखाता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एच ईच एक्सरे एनर्जी इज कॉल्ड एन। जब एक ईच फोटॉन एक्सरे एनर्जी का कहलाता है एक्सरे स्पेक्ट्रम। For most radiologic imaging, radiography, fluoroscopy, the effective photon energy is between 1/3 and 1/2 of the maximum photon energy। जो कि हम लोग रेडियोलॉजिक इमेजिंग जैसे कि एक्सरे, फ्लोरोसिटी, इन सब में इफ़ेक्टिव फोटोन एनर्जी लगभग 1/3 या 1/2 ऑफ द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी का यूज करते हैं। इफेक्टिव एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज एनर्जी। इफेक्टिव एनर्जी को हम लोग एवरेज एनर्जी कहते हैं। इस टारगेट मटेरियल इमिट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जीज। जो टारगेट मटेरियल है वो स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जीज को इमिट करता है। जैसे कि टंगस्टन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 74। तो के सेल बाइंडिंग एनर्जी इसकी होती है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैज कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज ऑफ 58 to 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो मोलिब्डेनम का कितना है एटॉमिक नंबर? मोलिब्डेनम का है 42 एंड के सेल बाइंडिंग एनर्जी इसकी होती है 20। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज 17 से 19 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इफ़ के सेल वैकेंसी इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द एल सेल, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैज़ एन एनर्जी ऑफ 17.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When the K cell vacancy is filled by an electron in the M cell, the characteristic X-ray energy is 19.5 kiloelectron volt. K cell characteristic X-rays contribute less than 10% of the whole spectrum at 100 kiloelectron volt. For voltages 70 kiloelectron volt less than 70 kiloelectron volt, there are no K cell characteristic X-rays in the X-ray spectrum। अगर वोल्टेज 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कोई भी के सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। एंड के सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे 10% से भी कम स्पेक्ट्रम में, पूरे स्पेक्ट्रम में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं अगर वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से कम है। एक्सरे इंटेंसिटी एंड एमएएस। The number of X-rays produced by the X-ray beam is related to the X-ray beam intensity। जो नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं एक्सरे बीम से तो एक्सरे बीम इंटेंसिटी होती है। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स विल डबल द एक्सरे इंटेंसिटी। अगर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स डबल होंगे तो एक्सरे इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। एक्सरे बीम इंटेंसिटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एयर कर्मा मिलीग्रे। एक्सरे बीम इंटेंसिटीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं? एयर कर्मा से मिलीग्रे में मेज़र करते हैं। एक्सरे बीम इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सरे ट्यूब करंट। एक्सरे बीम इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एक्सरे ट्यूब करंट के। डबलिंग द ट्यूब करंट विल डबल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी। अगर हम ट्यूब करंट को डबल कर देंगे तो एक्सरे बीम इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। X-ray beam intensity is proportional to the exposure time, which is the total time during which a beam current flows across the X-ray tube। X-ray beam intensity is proportional to the exposure time। Intensity किसके proportional है? exposure time के, which is the total time during which is a beam
करंट फ्लोज अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब। अगर एक्सपोजर टाइम डबल होगा तो इंटेंसिटी भी डबल होगी। डबलिंग द एक्सपोजर टाइम विल डबल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ द ट्यूब करंट MA and exposure time S known as the MAS. The X-ray beam intensity is always proportional to the MAS. X-ray beam intensity is always proportional to the MAS. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्सरे ट्यूब आउटपुट्स एट 100 सेंटीमीटर। अगर KVSC है तो आउटपुट कितना मिलीग्रे पर MAS होगा 0.08। 100 kV पे 0.12, 120 kV पे 0.17। Doubling the current at constant exposure time has the same effect as doubling the exposure time at constant tube current. MAS affects X-ray beam intensity but does not change energy spectrum. MAS एक्सरे बीम इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है लेकिन एनर्जी स्पेक्ट्रम को चेंज नहीं करता है। चेंजेस इन MAS हैव नो इफेक्ट ऑन एवरेज एक्सरे फोटोन एनर्जी। MAS में बदलाव होने से एवरेज एक्सरे फोटोन एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होता है। MAS हैज़ नो इफेक्ट्स ऑन मैक्सिमम एक्सरे फोटोन एनर्जी। Maximum X-ray photon energy is determined by X-ray tube voltage, X-ray intensity and kV. Increasing the X-ray tube voltage increases the X-ray tube output intensity. For three-phase generators, the X-ray beam intensity is approximately proportional to the square of the tube voltage. Relative X-ray beam intensity is proportional to kV square. Okay, and typical X-ray tube output in milligray per MAS का भी रेंज हम लोग देखेंगे। Increasing the X-ray tube voltage from 80 to 120 kilovolt more than doubles the X-ray beam intensity. Changing the X-ray tube voltage changes the shape of the X-ray spectrum. Increasing the X-ray tube voltage increases the maximum X-ray photon energies. Average X-ray photon energy also increases when raising kV. In radiographic imaging, increasing the kV by 15% has the same effect on the radiation incident on the image receptor as doubling the MAS. Increasing the tube voltage 10 kV from 65 to 75 kV normally has the same effect on the film density and doubling the MAS. Okay, let me clear so you guys can note some important points which are labeled by blackening. Okay, so let's see X-ray tubes. This is very important part for the examination point of view and knowledge point of view too. X-ray tube design. The X-ray tube converts the electric power from generators into X-ray photons, and X-ray tube contains a negatively charged cathode containing the filament that serves as the electron source. The anode is positively charged and includes the target where X-rays are produced. एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड को टारगेट कहते हैं जहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, और कैथोड एक फिलामेंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एनोड में भी स्टेशनरी और रोटेटरी। एनोड 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं।
and rotating anode works in a vacuum by use of rotor or stator, and the anode and the cathode are contained in an evacuated envelope to prevent the electrons from colliding with gas molecules and losing their kinetic energy. हम लोग वैक्यूम में एक एनवलप बनाते हैं इवैक्यूएटेड, जिसमें कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग कर लेते हैं गैस मॉलिक्यूल के साथ और उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग गैस जो एनवलप होता है उसमें कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। एंड the envelope is contained in a tube housing that protects and insulates the tube and provides shielding to prevent leakage radiation. The housing contains an oil bath to provide electrical insulation and help cool the tube. The envelope is contained, जो envelope होता है ये ट्यूब हाउसिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट और इंसुलेट करता है ट्यूब को, प्रोवाइड सीलिंग एंड प्रिवेंट्स लीकेज रेडिएशन, जैसे कि ट्यूब से रेडिएशन लीकेज ना हो। द हाउसिंग कंटेन्स एन ऑयल बाथ, ऑयल होता है जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड हेल्प्स टू कूल द ट्यूब। प्राइमरी एक्सरेज एग्जिट थ्रू अ विंडो इन द ट्यूब हाउसिंग। द एक्सरे विंडो में बी ए thinner area in the glass. Windows used in mammography are made up of beryllium. Important है, मेमोग्राफी में बेरिलियम विंडो यूज होती है, विच एब्जॉर्ब्स फीवर लो एनर्जी एक्सरेज, जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड फिलामेंट, द फिलामेंट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर accelerated towards the anode to produce X-rays, जिसको हम लोग करंट देते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड पे स्ट्राइक करते हैं एंड वहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ओके, द फिलामेंट इज यूजली मेड अप ऑफ कॉइल टंगस्टन वायर। किसका बना हुआ होता है? Coiled tungsten wire with modern X-ray tubes having two filaments to allow a choice of two focal spot sizes. ओके, जो कि अभी हम लोग मॉडर्न में फिलामेंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं जो कि 2 फोकल स्पॉट्स पे टारगेट बनाते हैं, जिससे कि 2 फोकल स्पॉट इसलिए रखते हैं जिससे कि ट्यूब का टारगेट मेल्ट ना हो, क्योंकि कंटिन्यू स्ट्राइकिंग पे टारगेट मेल्ट होता है। अ फोकसिंग कप सराउंड्स द फिलामेंट एंड हेल्प्स डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द टारगेट। फोकसिंग कप का क्या काम होता है? ये फिलामेंट के चारों तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। वोल्टेज अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब फिलामेंट आर 10 वोल्ट। एक्सरे ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज अराउंड कितना होता है? 10 वोल्ट्स के अराउंड। एंड करंट थ्रू द कैथोड फिलामेंट इज 4 एम्पियर। वोल्टेज अराउंड 10 वोल्ट्स एंड करंट इन द फिलामेंट 4 एम्पियर। पावर डिसिपेटेड इन द फिलामेंट इज I into V. I is current, V is voltage, which is around 40 watt, because वोल्टेज कितना है हमारा 10 एंड इंटू 4 एम्पियर, तो कितना हो गया 40 वाट। ओके, सो द हाई रेजिस्टेंस इन द फिलामेंट causes temperature to rise less than by 100 डिग्री सेल्सियस, रिजल्टिंग इन द थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं, ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। इसको अगर हम
2200 डिग्री सेल्सियस पे भी देंगे अगर टेम्परेचर, तो भी ये मेल्ट नहीं होता है। और इससे थर्मियोनिक इमिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ओके, सो ये है हमारी टिपिकल एक्सरे ट्यूब। इसमें देखो ऐसे ये है हमारा एनोड पॉजिटिव, ये है कैथोड, ये फिलामेंट है। ये मेड ऑफ किसका होता है? ये मेड ऑफ होता है टंगस्टन फिलामेंट। ये टारगेट है, टारगेट भी टंगस्टन का बना होता है, इसको एनोड बोलते हैं। ये रोटर है, एंड यहाँ पे एल्युमिनियम का फिल्ट्रेशन यूज होता है। एंड दिस इज कोलिमेटर। कोलिमेटर स्कैटर्ड रेडिएशन को, अनवांटेड रेडिएशन को रोकता है जाने से, जिससे कि सिर्फ हमें वांटेड रेडिएशन मिल सके। और ये रहा एनोड, फिर एनोड एंगल, लाइन फोकस प्रिंसिपल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किया एनोड पे, यहाँ से एक्सरे निकले, इसको लाइन फोकस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और इसी हिसाब से हील इफेक्ट भी काम करता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। And now we will study about tube current. Electrons emitted from a heated filament from a negative cloud around the filament called space charge. इलेक्ट्रॉन्स जब एक हीटेड फिलामेंट से, जो कि नेगेटिव क्लाउड है, उससे निकलते हैं तो उसको स्पेस चार्ज कहते हैं, विच प्रिवेंट्स फर्दर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Tube current is the flow of electrons from the filament to the target embedded in the anode. ट्यूब करंट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है, तो फिलामेंट टू द जो फिलामेंट से टारगेट की तरफ कराता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, वो एनोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव फिलामेंट टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड। At low voltage, the potential is insufficient to cause all the electrons to pulled away from the filament, and a residual space charge remains, space charge limited. लो वोल्टेज पे जबकि पोटेंशियल इनसफिशियंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट्स से टारगेट की तरफ ले जाने में नहीं ले जा पाता है, जो कि रेजिडुअल स्पेस चार्ज की कमी की वजह से, क्योंकि स्पेस चार्ज लिमिटेड हो जाता है। एट द सैचुरेशन वोल्टेज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द फिलामेंट एंड द एक्सरे ट्यूब करंट इज मैक्सिमाइज्ड। जब सैचुरेशन ऑफ द वोल्टेज होता है तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द वोल्टेज। जब इनफ होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से कैथोड एनोड की तरफ पुल्ड हो जाएंगे, और एक्सरे ट्यूब का करंट जो होता है उस टाइम मैक्सिमाइज्ड होता है। एवं 40 kV 40 किलो वोल्ट से अगर ऊपर है करंट पोटेंशियल, तो फिलामेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एंड डिटरमाइंस ट्यूब करंट इमिशन लिमिटेड। अगर 40 किलोवोल्ट से ज़्यादा है पोटेंशियल, तो फिलामेंट करंट प्रोपोर्शनल होता है इसके, एंड डिटरमाइंस द ट्यूब करंट, और ट्यूब करंट भी डिटरमाइन करता है, जिससे कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिमिटेड हो जाता है। नॉमिनल फोकल स्पॉट साइजेस इन मैमोग्राफी एंड रेडियोग्राफी। जो फोकल स्पॉट साइज होता है मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में 0.1 mm का, मैमोग्राफी मैग्नीफिकेशन रेडियोग्राफी में 0.3 mm का, फ्लोरोस्कोपी एंड एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी में, जिसमें कि 25 किलोवाट से ज़्यादा यूज होता है, तो
कम यूज़ होता है पावर तो 0.6 मिलीमीटर, एंड रेडियोग्राफी में जिसमें कि 95% ऑफ ऑल रेडियोग्राफ जो यूज करता है 1.2 mm का फोकल स्पॉट यूज करते हैं। ट्यूब करेंट्स आर नॉर्मली इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट हीटिंग, इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। ट्यूब करेंट्स नॉर्मली कैसे बढ़ता है? बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट हीटिंग। अगर फिलामेंट की हीटिंग बढ़ा देंगे तो ट्यूब करंट बढ़ जाएंगे। इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। ट्यूब करंट रेंज बिटवीन 1 मिली एम्पियर टू 1200 मिली एम्पियर। ट्यूब करंट 1 मिली एम्पियर से 1200 मिली एम्पियर के बीच में होता है। ट्यूब करेंट्स ऑफ ए फ्यू मिली एम्पियर आर यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी एंड ए फ्यू 100 मिली एम्पियर इन रेडियोग्राफी एंड सिटी। सिटी में ट्यूब करंट ज़्यादा यूज होता है। फोकल स्पॉट्स, the area of the target struck by electrons is determined by the filament and focusing curve। वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करते हैं फिलामेंट से निकल के और फोकसिंग कप के थ्रू जाते हैं, तो उस एरिया को हम लोग फोकल स्पॉट बोलते हैं। एंड द फोकल स्पॉट इज द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ एक्सरे एज व्यूड बाय द पेशेंट। अभी हम लोग नीचे फिगर में देखेंगे। द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू परमिट लार्जर हीट लोडिंग वाइल मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। लाइन फोकस प्रिंसिपल किस लिए यूज होता है? ताकि लार्जर हीट लोडिंग को परमिशन मिल सके वाइल मिनिमाइजिंग द हीट ऑफ द फोकल स्पॉट, और फोकल स्पॉट की जो हीट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। The length of the target that is irradiated is much larger than the focal spot size। जो टारगेट की लेंथ होती है जिसको हम लोग इरेडिएटेड करते हैं वो काफ़ी बड़ी होती है फोकल स्पॉट साइज से। द एनोड एंगल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट को डिटरमाइन करने में एनोड एंगल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एंड द एनोड एंगल इज द एंगल बिटवीन टारगेट सरफेस एंड सेंट्रल बीम। टारगेट सरफेस और सेंट्रल बीम के बीच का एंगल ही एनोड एंगल कहलाता है। टिपिकल एनोड एंगल्स रेंज फ्रॉम, जनरली एनोड एंगल 7 डिग्री से 20 डिग्रीज के बीच में रेंज करता है। रेडिएशन फील्ड कवरेज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टारगेट एंगल। रेडिएशन फील्ड की कवरेज जो है इन टारगेट एंगल के बढ़ने से बढ़ती है। फोकल स्पॉट्स नीड टू बी स्मॉल टू प्रोड्यूस शार्प इमेजेस। फोकल स्पॉट जितना छोटा होगा इमेजेस उतनी शार्प होंगी। ओके। And focal spots need to be large to tolerate a high heat loading। फोकल स्पॉट बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो हाई हीट लोडिंग को टॉलरेट कर सके। जो छोटे में जैसे अगर स्मॉल फोकल स्पॉट है तो उसमें इमेज शार्प आएगी, लेकिन अगर स्मॉल फोकल स्पॉट है तो वो हाई हीट लोडिंग को बियर नहीं कर सकता है। इसलिए लार्ज हाई हीट को बियर कर सकता है बट उससे पिक्चर उतनी क्लियर नहीं आती। द चॉइस ऑफ द फोकल स्पॉट इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग नीड फॉर शार्प इमेजेस एंड बीइंग एबल टू टॉलरेट हाई हीट लोडिंग। तो हमें एक ऐसा चाहिए होता है जिसमें बैलेंस हो, जिससे कि इमेज भी शार्प आ जाए और वो हाई हीट को लोड भी कर सके। Large focal spots are favored when a short exposure time is important। जब शॉर्ट एक्सपोजर टाइम चाहिए होता है तब हम लोग लार्ज फोकल स्पॉट को यूज करते हैं। एंड व्हेन स्मॉल फोकल स्पॉट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन द बेस्ट स्पेशियल रेजोल्यूशन। जब हमें बेस्ट पिक्चर्स चाहिए होती हैं हाई रेजोल्यूशन की तो हम लोग स्मॉल फोकल स्पॉट्स का यूज करते हैं।
Focal spot sizes are as quoted by manufacturers. X-ray tube ranges from 0.1 mm to 1.2 mm. अभी हम लोग ने पढ़ा भी था 1.2 mm हम लोग मोस्ट ऑफ द रेडियोग्राफीज में यूज करते हैं, 1.1 mm हम लोग मैमोग्राफी में यूज करते हैं. Focal spot sizes can be measured using pinhole cameras, star और bar test patterns और स्लिट कैमरास. फोकल स्पॉट साइजेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं पिन होल कैमरास से, स्टार और बार टेस्ट पैटर्न से या स्लिट कैमरास से. Measured focal spot sizes may be up to 50% larger than the nominal values listed in table. Okay, now we will study about anodes. These all are the very important points. Electrons striking the target produce heat and X-rays. एनोड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं और टारगेट वहाँ से हीट और एक्सरेज प्रोड्यूस करता है. टारगेट इज एम्बेडेड इन एन एनोड मटेरियल विच टेम्परली स्टोर्स द हीट एनर्जी डिपॉजिटेड इनटू द टारगेट. A stationary anode usually consists of a tungsten target embedded in a copper block. एनोड किसका बना होता है? स्टेशनरी एनोड टंगस्टन टारगेट का बना होता है जो कि कॉपर ब्लॉक को यूज करता है. ऑल्दो कॉपर इज गुड हीट कंडक्टर, हीट डिसिपेशन इज लिमिटेड. यद्यपि कॉपर एक अच्छा हीट का कंडक्टर है फिर जिससे कि हीट डिसिपेशन लिमिटेड हो जाता है. स्टेशनरी एनोड्स आर यूज्ड इन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स. तो हम लोग एक्सरे स्टेशनरी एनोड्स कहाँ यूज करते हैं? पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स में यूज करते हैं. एंड a rotating anode greatly increases the effective target area used during an exposure and therefore raises heat capacity. एक जो रोटेटिंग एनोड होता है greatly increases effective target area uses during an exposure and therefore raises the heat capacity. रोटेटिंग एनोड जो होता है तो उसका रोटेट होता रहता है, फोकल स्पॉट चेंज होता रहता है जिससे कि वो एक ही जगह पे स्ट्राइक नहीं करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे जाके स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि ये है स्टेशनरी, ये फोकल स्पॉट, इलेक्ट्रॉन्स आके इसी जगह पे स्ट्राइक करे जा रहे हैं तो इससे ये मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और जबकि रोटेटिंग ऐसे घूम रहा है तो कभी इस जगह पे, कभी इस जगह पे, कभी इस जगह पे, मतलब सभी जगह पे पड़ेंगे तो इसके मेल्ट होने के चांसेस कम होते हैं. हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है. टू मेंटेन द वैक्यूम रिक्वायर्ड इनसाइड द एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग एनोड्स एम्प्लॉय एन इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर. वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए एक्सरे ट्यूब में रोटेटिंग एनोड्स इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर की यूज करते हैं. द रोटर इनसाइड द एनवलप टर्न्स इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द स्टेटर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स आउटसाइड द एनवलप. रोटर जो होता है एनवलप के अंदर टर्न्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने में मदद करता है स्टेटर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स को आउटसाइड द एनवलप. एक्सरे ट्यूब परफॉर्मेंस. एक्सरे मशीन्स in manual mode the operator selects the kV X-ray tube current and exposure time on the control panel. मैनुअल मोड में हम लोग ऑपरेटर केवी सिलेक्ट करता है, ट्यूब करंट सेलेक्ट करता है, एक्सपोजर टाइम सेलेक्ट करता है जिससे कि उस हिसाब से हम लोग शूट कर सकें. इन ऑटोमेटिक एक्सपोजर मोड द ऑपरेटर चूजेज द केवी वाइल जनरेटर सर्किट्स कंट्रोल्स द ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम. ऑटोमेटिक में
ऑपरेटर केवी यूज सेलेक्ट करता है, बाकी जनरेटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। दिस इज हाउ। अगर हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो इसमें जनरली 140 kV एंड 500 mA टेक्निक अप्लाई होती है। 5 ms एक्सपोजर टाइम मिली सेकेंड। पावर इसमें 70 किलोवाट का एंड एनर्जी 0.35 किलो जूल यूज होती है। एब्डोमिनल एक्सरे 80 kV 1000 mA एंड 50 मिली सेकेंड और 80 किलोवाट पावर यूज़ होगा, 4 किलो जूल एनर्जी यूज होगी। फ्लोरोस्कोपी में एवरेज 80 किलोवाट एंड 3 मिली एम्पियर। फ्लोरोस्कोपी का ये पॉइंट याद रखने वाला है कि फ्लोरोस्कोपी बहुत ही कम एम्पियर में करंट में काम करता है, 3 to 5 नॉर्मल होता है। एंड फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है एंड इसका पावर जो होता है 0.24 किलोवाट का होता है। 0.24 पर सेकेंड किलो जूल एनर्जी यूज़ होती है। एंड इन दिस सिटी स्कैन 120 किलो वोल्ट 750 mA एंड 0.5 सेकेंड रोटेशन। ओके, एंड इसमें पावर कितनी यूज होती है 90 किलोवाट, 45 पर एक्सरे ट्यूब रोटेशन। एंड इसमें एक बार एक्सरे ट्यूब जब रोटेट होती है तो उससे 45 किलो जूल एनर्जी यूज हो जाती है। तो ट्यूब करंट इन रेडियोग्राफी रेंजेस बिटवीन 100 to 1000 mA। रेडियोग्राफी में हम लोग क्या ट्यूब करंट यूज़ करते हैं 100 to 1000 mA। रेडियोग्राफी के एक्सपोजर टाइम रेंजेस बिटवीन टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स। एक्सपोजर टाइम क्या रहता है 10 to 100 मिली सेकेंड। फ्लोरोस्कोपी ट्यूब करंट्स रेंजेस बिटवीन 1 to 5 मिली एम्पियर। फ्लोरोस्कोपी में करंट हमेशा कम होता है, 1 to 5 मिली एम्पियर यूज करते हैं, एवरेज 3 मिली एम्पियर। और रेडियोग्राफी में एक्सपोजर टाइम 10 to 100 ऑफ मिली सेकेंड्स होता है एंड ट्यूब करंट रेडियोग्राफी होता है 100 to 1000 मिली एम्पियर। फॉर स्मॉल बॉडी पार्ट्स सच एज द एक्सट्रेमिटीज एक्सरे ट्यूब वोल्टेजेस आर 55 to 65 kV। जबकि स्मॉल बॉडी पार्ट जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ का कर रहे हैं तो उसमें ट्यूब वोल्टेज 55 to 65 किलोवोल्ट्स यूज होगा। मोस्ट रेडियोग्राफिक एंड फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग इज परफॉर्म्ड एट एक्सरे ट्यूब वोल्टेज बिटवीन 70 to 90 kV। हायर वोल्टेजेस may be used to penetrate accessibly larger patients। जब हमारे पास लार्जर पेशेंट्स होते हैं तो उसमें हम लोग हायर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं जिससे कि वो उनको पेनिट्रेट कर सके। चेस्ट रेडियोग्राफी इज ऑफन परफॉर्म्ड एट हायर एक्सरे ट्यूब वोल्टेजेस ऑफ अबाउट 120 kV। हाई वोल्टेजेस 100 kV are also used in some fluoroscopy performed with barium contrast agents to provide sufficient penetration। 100 किलोवोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हम लोग फ्लोरोस्कोपी में यूज करते हैं, जबकि बेरियम कंट्रास्ट को देखना होता है जिससे कि वो सफिशिएंट पेनिट्रेशन कर सके। और अभी हम लोग टिपिकल रेडियोग्राफिक टेक्निक्स के मॉडल्स भी देखेंगे, मोडालिटीज़। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है ये जो कि कहीं से नहीं मिलने वाली है। एनर्जी डिपोजिशन ओनली अबाउट 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब इज कन्वर्टेड टू एक्सरेज। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो सिर्फ 1% इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही एक्सरे ट्यूब
से एक्स रेज में कन्वर्जन होता है। बाकी 99% जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू एन एक्स रे ट्यूब इज कन्वर्टेड टू द हीट। 99% हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग एन एक्स रे एक्सपोजर इज नोन एज ट्यूब लोडिंग। एक्स रे ट्यूब लोडिंग डिपेंड्स ऑन द पीक केवी and voltage waveform, tube current and exposure time। एक्स-रे ट्यूब लोडिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पीक किलोवोल्ट्स पे, वोल्टेज वेवफॉर्म पे, ट्यूब करेंट्स पे एंड एक्सपोजर टाइम पे। द हीट एनर्जी डिपॉजिटेड इन द एनोड and also depends on the number of exposures। Total energy deposited in the anode also depends on the number of exposure। For a constant X-ray tube voltage and current, the energy deposited during an X-ray for exposure is V into I into T joules। Means V for volts, I for current, T for time, where T is the exposure time in the seconds। हमें अगर कांस्टेंट एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज प्रोड्यूस करने हैं तो हमें इस हिसाब से वोल्टेज देना होगा, करंट देना होगा और एक्सपोजर टाइम फिट करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दिस एनर्जी इज टेम्परली स्टोर्ड इन द एनोड। जो एनर्जी है ये एनोड में स्टोर होती है विच हैज़ ए हीट कैपेसिटी ऑफ सेवरल थाउजेंड joules। Anode in the CT X-ray tubes have a capacity of several millions joules, जिसमें several millions joule की कैपेसिटी होती है। when the tube voltage is not constant, जिसमें कि ट्यूब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिपोजिशन इज कॉम्प्लिकेटेड। एनर्जी डिपोजिशन का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर सिस्टम्स विथ सिंगल फेज पावर सप्लाईज एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन द क्वांटिटी KVP into MA into time is given in terms of heat units। One heat unit is 0.7 joule। Single phase generators are no longer used in radiology departments and heat units are एनाक्रोनिज्म। जो सिंगल फेज जनरेटर्स होते हैं वो रेडियोलॉजी में अब नहीं यूज़ होते हैं। अभी हम लोग कौन से यूज़ करते हैं? 3 फेज जनरेटर्स यूज़ करते हैं। एंड हीट यूनिट्स आर एन एनाक्रोनिज्म। एनर्जी डिपोजिशन इन द फोकल स्पॉट एनोड एंड एक्सरे ट्यूब हाउसिंग मस्ट बी कंसीडर्ड टू बी इंश्योर नन ऑफ दीज कंपोनेंट्स ओवरहीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कई सारे मेथड्स भी यूज करते हैं जिससे कि हीटिंग को अवॉइड किया जा सके। ट्यूब रेटिंग क्या होती है? द रेटिंग ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम अलाउएबल किलोवाट्स एट एन एक्सपोजर टाइम ऑफ 0.1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ए ट्यूब विथ रेटिंग ऑफ 100 किलोवाट 1 lakh watt tolerates a maximum exposure of 100 kilovolts and 1000 milliampere for an exposure lasting 1 second। Typical X-ray tube ratings are between 5 to 100 kilowatt depends on the focal spot sizes। Power loading is 100 kilowatt for a large focal spot size। Power loading is 25 kilowatt for the small focal spot sizes। Increasing the exposure time or using a large focal spot size may be required to achieve the required X-ray tube output without overheating। In fluoroscopy, power loading are very low and typically between 100 and 500 watt। फ्लोरोस्कोपिंग में लोडिंग पावर की काफ़ी कम होती है, 100 to 500 वाट के अराउंड ही होती है। ओहो, तो
अभी हम लोग देखते हैं इसके, अभी हम लोग टेबल देखेंगे नीचे। एक्सरे ट्यूब हीट डिसिपेशन। एक्सरे ट्यूब्स आर डिजाइंड टू efficiently dissipate heat. Modern anodes are circular and rotate at high speed 3000 to 10,000 RPM. जो अभी हम लोग एनोड्स यूज कर रहे हैं उनकी RPM रोटेशन पर मिनट का मतलब 1 मिनट में कितने रोटेशन कर लेते हैं, तो 3000 to 10,000 रोटेशन कर लेते हैं टू स्प्रेड हीट लोडिंग ओवर ए लार्ज एरिया, जिससे कि हीट लोडिंग एक लार्ज एरिया पे ना हो और स्प्रेडिंग हो जाए। एंड इसका कूलिंग वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। टाइम के साथ ट्यूब कूलिंग होती रहती है। And heat is transferred from the focal spot by radiation to the tube housing and by conduction into anode. हीट को फोकल स्पॉट तक ट्रांसफ़र करने में एंड फिर उसको रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र करने में टू द ट्यूब हाउसिंग एंड कंडक्शन इनटू द एनोड. Radiation is primary way to anodes transfer heat to the housing. रेडिएशन के फॉर्म में हीट निकलती है एंड एनोड्स गेट वाइट हॉट ड्यूरिंग द एक्सरे एक्सपोजर. एनोड्स से जब एक्सरे एक्सपोजर होता है तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है और हॉट हो जाता है एंड लूज देयर एक्वायर्ड एनर्जी बाय एमिटिंग लाइट फोटॉन्स. और ये उनकी एक्वायर्ड एनर्जी को लूज कर देता है बाय एमिटिंग लाइट फोटॉन्स को निकाल के. एक्सरे ट्यूब्स आर यूजुअली इमर्ज्ड इन ऑयल विच एड्स हीट डिसिपेशन बाय कन्वेक्शन. एक्सरे ट्यूब्स जो कि ऑयल में इमर्ज्ड होते हैं विच एड्स, ऑयल भी हीट को कन्वेक्शन में हेल्प करता है डिसिपेशन में. एंड इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल बाथ यूज करते हैं. सेकेंड, कूलिंग के लिए हम लोग एयर फैंस भी यूज करते हैं समटाइम्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट लॉस. टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेडियोग्राफ्स और परफॉर्मिंग लॉन्ग सिटी स्कैन्स कैन सेचुरेट द एनोड हीट कैपेसिटी. अगर लार्ज नंबर ऑफ एक्सरे किए जा रहे हैं और परफॉर्मिंग लॉन्ग सिटी स्कैन्स कंटिन्यू लॉन्ग हो रहे हैं तो उसमें एनोड की हीट कैपेसिटी को भी सैचुरेट होना पड़ेगा. व्हेन द एनोड हीट कैपेसिटी इज रीच्ड, जबकि एनोड की हीट कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो एनोड मस्ट कूल डाउन, तो एनोड के कूल डाउन होना पड़ेगा बिफोर एडिशनल एक्सपोजर और अलाउड. तो उसको बीच में कुछ टाइम के लिए कूलिंग का टाइम दिया जाएगा. It takes several minutes for a hot X-ray tube X-ray anode to cool. इसके लिए हम लोग इस अंदर तो ये एयर फैन एंड ऑयल बाथिंग यूज ही करते हैं. इसके अलावा हाई एसीज भी यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हम लोग कर रहे हैं. In fluoroscopy, power deposition in anode is only a few hundred watts, which is dissipated without reaching the maximum anode capacity. Fluoroscopy में power deposition in the anode ये कितना होता है? a few hundred watt, एक कुछ 100 watt का होता है, which is dissipated without reaching the maximum anode capacity. The low power loading in fluoroscopy permits the use of small 0.6 mm focal spot size. इसमें फ्लोरोस्कोपी में हम लोग लो पावर लोडिंग यूज करते हैं, इस वजह से इसमें स्मॉल फोकल स्पॉट यूज कर लेते हैं 0.6 mm का. इसकी वजह से हमें इस बेस्ट हायर स्पेशियल रिजोल्यूशन भी मिल जाता है. रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब्स. X-ray produced in an X-ray tube are emitted isotropically, मतलब कि सेम निकलती हुई हैं. आइसोट्रॉपिक मीन्स इंटेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस.
सभी डायरेक्शंस में जो इंटेंसिटीज़ के एक्सरेज निकलते हैं वो सेम इंटेंसिटी के होते हैं। द प्राइमरी एक्सरे बीम गोज थ्रू टू द एक्सरे ट्यूब विंडो विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेशेंट। जो प्राइमरी एक्सरे बीम गोज थ्रू द एक्सरे ट्यूब विंडोज है विच इज डायरेक्टेड, जो कि पेशेंट की तरफ होती है। The radiation that is incident on the patient is also called as the useful X-ray beam. Primary beams produced radiographic and fluoroscopic images. Primary beams जो होती हैं वो रेडियोग्राफिक और फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। एक्सरे ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय lead to absorb unwanted radiation. जो एक्सरे ट्यूब्स होती हैं इसमें लेड लगा होता है जिससे कि ये अनवांटेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड लीकेज रेडिएशन इज रेडिएशन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग। एक्सरे ट्यूब हाउसिंग पायरेक्स ग्लास की बनी होती है जिससे कि लीकेज रेडिएशन अगर होती है तो हाउसिंग से होती है। लीकेज रेडिएशन शुड नॉट एक्सीड 1 मिलीग्रे पर आवर। 1 मिलीग्रे से ज़्यादा पर और निकल रहा है तो ये हार्मफुल हो सकता है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब। लीकेज रेडिएशन इज मेजर्ड विद द एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट द मैक्सिमम टेक्निक्स KV and MA एंड द कॉलीमेटर्स फुली क्लोज्ड। लीकेज रेडिएशन को हम लोग मेज़र करते हैं KV और MA में जिस टाइम कॉलीमेटर्स को फुली क्लोज्ड करके रखा जाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होता है? हैज़ बीन डेविएटेड इन डायरेक्शन आफ्टर लीविंग द ट्यूब। जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती हैं चारों तरफ तो जो सीधे एनोड से पेशेंट की तरफ जा रही हैं सीधे वो तो प्राइमरी एक्सरे सोर्स हो गई। फिर उसके बाद कुछ होती हैं डेविएट हो जाती हैं अपने पाथ से, उसको स्कैटर्ड रेडिएशन कहते हैं। एंड इस सेकेंडरी रेडिएशन इज द सम ऑफ द लीकेज एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। सेकेंडरी रेडिएशन जो होता है लीकेज और स्कैटर्ड रेडिएशन को ही सेकेंडरी रेडिएशन बोलते हैं। सेकेंडरी रेडिएशन contributes no useful information but will result in unnecessary exposure to any personnel in the X-ray room, radiologist, technologist, etc. And operators working within an X-ray room needs to wear protective apparel to minimize their exposure to secondary radiation. जो ऑपरेटर्स होते हैं एक्सरे रूम में उनको प्रोटेक्टिव चीज़ें जैसे कि आइस के लिए ग्लास गॉगल्स आते हैं, लेड एप्रन्स आते हैं, ये सब पहनने की ज़रूरत होती है ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। एंड अभी हम लोग ने जो तीनों पार्ट्स में पढ़ाई की है उसके लिए हम लोग टेस्ट देंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट वाले में हम लोग टेस्ट पूरा जो तीनों पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट होगा। सो अभी आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज है। ऐसा आप लोग को पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। एंड इसमें हम लोग इसके पूरे जो पढ़ाई की हुई है हम लोग ने 3 लेक्चर्स में उसका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।